Hello everyone, welcome to our channel Online Commerce Classes. Please subscribe our channel, press the bell icon for next update. आज का हमारा टॉपिक है समन्वय की प्रकृति तथा महत्व। इसके अंतर्गत हम जानेंगे समन्वय की प्रकृति को विस्तार से तथा उसके महत्व एवं आवश्यकताओं को भी विस्तार से जानेंगे। अतः हाँ, आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। समन्वय की प्रकृति, उच्च प्रबंध का उत्तरदायित्व। दूसरा, सामूहिक प्रयास। तीसरा, समन्वय सर्वव्यापी कार्य। प्रबंध का सार। निरंतर प्रक्रिया। प्रयासों में एकता। अब हम इन प्रकृति को डिटेल में विस्तार से जानेंगे। उच्च प्रबंध का उत्तरदायित्व। समन्वय करना उच्च प्रबंध का मूलभूत उत्तरदायित्व होता है तथा उसके नेतृत्व संबंधी कार्य का अंग है, जिसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। संस्था के विभिन्न कार्यों के बीच एकता उत्पन्न करना समन्वय का ही कार्य है और यह उच्च प्रबंधक द्वारा निष्पादित मतलब कि किए जाते हैं। किसी संस्था के कर्मचारी परस्पर कितनी ही सहकारिता रखें किंतु स्वयं समन्वित नहीं हो सकते। इस कारण ही हमें संस्था को समन्वित करने के लिए उच्च प्रबंधक की आवश्यकता होती है। अब हमारा अगला है सामूहिक प्रयास। समन्वय के अंतर्गत हम सामूहिक प्रयास का अध्ययन करते हैं, ना कि व्यक्तिगत प्रयास का। जब अनेक व्यक्ति एक साथ मिलजुल कर एक संगठन के लिए कार्य करते हैं तो समन्वय का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य हो जाता है। अगला है हमारा समन्वय सर्वव्यापी कार्य, मतलब कि हर जगह किया जाता है। चूँकि संस्था के सभी विभागों में मिलजुल कर काम करने से ही संस्था अपने लक्ष्य की पूर्ति कर सकते हैं। अतः अगर संस्था के सभी विभागों में हम समन्वय स्थापित नहीं करें तो संस्था अपने लक्ष्यों को कभी पूर्ति नहीं कर पाएगी। अतः हमें चाहिए कि संगठन के सभी स्तरों में पर्याप्त समन्वय की व्यवस्था रहे और समन्वय के सभी स्तरों पर सभी अधिकारियों द्वारा समन्वय का कार्य किया जाता है, जिससे कि हम संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हों। समन्वय प्रबंध का सार है। चूँकि समन्वय प्रबंध का कार्य है, अपितु यह तो सभी कार्यों का भी सार है, क्योंकि संगठन के अंतर्गत हम जितने भी कार्यों का निष्पादन करते हैं उनमें हमें समन्वय की आवश्यकता पड़ती है तथा संस्था के विभिन्न विभागों एवं कार्यरत कर्मचारियों के बीच उनके क्रियाओं में एक रूपता लाने एवं लक्ष्य को प्राप्त करने में समन्वय आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य माना जाता है। अगला है हमारा निरंतर प्रक्रिया। जिस प्रकार संस्था में कार्य निरंतर जारी रहता है तथा सामूहिक प्रयास निरंतर चलता रहता है, तब समन्वय की आवश्यकता भी हमें निरंतर पड़ती रहती है। चूँकि संस्था में आंतरिक एवं बाह्य घटकों का प्रभाव उक्त संस्था के क्रियाओं पर पड़ता है, उसके बीच समन्वय स्थापित करना बहुत ही आवश्यक है। अपितु हमें समन्वय को निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। प्रयासों में एकता। संस्था में कार्यरत सभी कर्मचारी किसी न किसी उद्देश्य से संस्था में कार्य करने आते हैं। उनका पहला उद्देश्य होता है कि हम संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति करें, जिससे कि अगर संस्था के लक्ष्य पूरे होंगे तो उनका जो व्यक्तिगत उद्देश्य होगा वह अपने आप पूरा हो जाएगा तथा संस्था में कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा जो कार्य किया जाता है समन्वय उसमें एकता लाती है। अब हम आपको बताएंगे कि समन्वय की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है तथा इसके क्या लाभ हैं। अगर आपको एग्जाम में इन तीनों वर्ड में से कोई एक भी दिया हो, क्या आवश्यकता, महत्व एवं लाभ, तो आप यही चीज़ को लिखेंगे, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं। चलिए, आधुनिक युग में जैसे जैसे परिवर्तन होता जा रहा है वैसे वैसे हमें प्रबंध की आवश्यकता बढ़ती जा रही है तथा प्रबंध के अंतर्गत हमें समन्वय की आवश्यकता भी अनिवार्य प्रतीत होने लगी है। अतः
हम कह सकते हैं कि आज की चाहे हम व्यवसाय के क्षेत्र में हो अथवा प्रशासन के क्षेत्र में हो, खेल मैदान में हो अथवा किसी क्लब में हो, सभी स्थानों पर समन्वय की आवश्यकता मालूम ही नहीं पड़ती परंतु अनिवार्य महसूस की जाने लगी है। इसी प्रकार समन्वय व्यवसाय के क्षेत्र में उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित नहीं होने पर उनका अस्तित्व खतरे में पड़ने लगता है। समन्वय किसी संस्था को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम समन्वय के जितने भी महत्व एवं आवश्यकता तथा लाभ हैं उनको पॉइंट वाइज देखेंगे। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं। पहला है आदेश एवं निर्देशों की एकता, विविधता में एकता, कुल उपलब्धि में वृद्धि, उच्च कर्मचारी का मनोबल, मानवीय संबंधों पर बल, प्रबंध के अन्य कार्यों की कुंजी की सृजनात्मक एवं रचनात्मक, संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति करना, संघर्षों में कमी करना, अन्य। अब हम इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उनका विस्तार से चर्चा करेंगे और बाद बाकी को पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम में जितने स्पेस होते हैं लिखने के 12th लेवल या बीकॉम लेवल पे तो उसकी पूर्ति हो जाए और साथ में एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाले हों उनको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर है या नहीं इसकी जानकारी हो जाए। चलिए पहला हम जैसा है आदेश एवं निर्देश की एकता। आदेश एवं निर्देश की एकता प्रबंध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके अंतर्गत निश्चित किया जाता है कि कौन किसे आदेश देगा और कौन किसके आदेश निर्देश का पालन करेगा। आदेश को देने वाले होते हैं, जो आदेश को देने वाले होते हैं उन्हें एक ही आदेश देने का अधिकार प्राप्त होता है। चूँकि अगर एक आदेश एक व्यक्ति को अन्य लोगों से, एक से ज़्यादा लोगों से अगर आदेश मिले तो वो व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए संगठन में जुड़ा हुआ है उस कार्य को अपनी बेस्ट कुशलता से वो पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें विभिन्न लोगों द्वारा आदेश प्राप्त होता है। दूसरा है हमारा विविधता में एकता। संस्था के अंतर्गत विभिन्न जाति, धर्म, प्रदेश तथा भाषा बोलने वाले एवं विचारधारा वाले व्यक्ति विभिन्न प्रकार के काम को करते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो एक समान होता है। उनके कार्य का तरीका अलग अलग होता है, परंतु एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समन्वय उन सभी कार्यों के करने के तरीकों में एकता लाता है, जिससे कि हमारे संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। अगला है हमारा कुल उपलब्धि में वृद्धि। किसी संगठन के कर्मचारी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में उत्सुक हैं तथा वह उच्च प्रयास करते हैं, परंतु सामूहिक प्रयास के कारण वहाँ भी संबंध में बहुत भी आवश्यक है। जैसे कि संस्था में समन्वय द्वारा जो कुल उपलब्धि होती है, लोगों के मिल जाने से, एक साथ मिल जाने से उनके कार्य करने के तरीकों तथा उनके आपस में होने वाले जो प्रतिस्पर्धा के कारण जो कार्य होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जिससे कि उपलब्धि में वृद्धि होती है। उच्च कर्मचारी का मनोबल। समन्वय के कारण जो कर्मचारी जिस कार्य के लिए कुशल होते हैं उन्हें उस कार्य को सौंपा जाता है, जिससे उन्हें कार्य की संतुष्टि प्रदान होती है, जिससे उनमें ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्तिगत विरोध एवं गंदी राजनीति कुछ सीमा तक समाप्त हो जाता है। उन्हें पारस्परिक विश्वास एवं समझ बढ़ती है। फलतः यही लगन, निष्ठा एवं परिश्रम के कार्य करने के लिए प्रेरित हो उठते हैं। अगला है हमारा संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति करना। समन्वय प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तिगत प्रयास तथा समूह के प्रयास तथा कार्य करने की प्रक्रिया में इस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हैं कि हम संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति करना सरल हो जाता है। इसके अलावा वह व्यक्तियों के सोचने एवं विचारने के तरीकों में भी सामंजस्य स्थापित करती है, जिससे सभी समान रूप से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। और कुछ अदर हैं जो जिनमें कि आते हैं संस्था के साधनों के दुरुपयोग को रोकना। संस्था के जो साधन हैं
जिनका दुरुपयोग हो रहा है, मतलब कि बेकार का यूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है, उनको रोकना। संस्था में संतुलन स्थापित करना। संस्था में बहुत सारे विभाग होते हैं, ब्रांच होते हैं, जिनमें क्या करती है, समन्वय जो है सामंजस्य स्थापित करती है, संतुलन बनाती है, बैलेंस बनाती है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उचित प्रयास को संभव बनाना। समन्वय के अंतर्गत जो हमारा संगठन का लक्ष्य जो निर्धारित है उसको पूरा करने में प्रयास करती है। क्रियाओं के दोहराव को रोकना। अगर कोई क्रिया एक बार हो चुकी है तो उसके दोहराव को रोका जाए, जिससे कि अगर वो गलत प्रक्रिया हो तो उसके ऊपर हम नियंत्रण स्थापित कर सकें। धन्यवाद। आज हमारा पहला यूनिट कंप्लीट होता है। इसका मैं अगले यूनिट में एक ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि उसका आंसर क्वेश्चन दोनों अवेलेबल होंगे। थैंक यू।